जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान, ठीक है, उसके भागों के बारे में देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान क्या होता है और संविधान ही क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बता दें कि संविधान क्या होता है। भारतीय संविधान के बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं संविधान क्या होता है। तो संविधान एक कुल मिला के आपको बता दें कि संविधान एक नियमों और कानूनों का एक बुलंदा है। छोड़ो, टेक्निकल भाषा में छोड़ते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में आप बता देता हूं कि आप या आपके घर या आपकी फैमिली को चलाने के लिए भी आपके पापा या आपकी मम्मी ने कुछ न कुछ नियम बना रखे होंगे। ठीक है, रात को 9 बजे घर से बाहर नहीं जाना है, 10 बजे से पहले आ जाना है, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पढ़ाई करना है, इतने बजे ये करना है। तो जैसे घर को चलाने के लिए मम्मी या पापा कोई ना कोई नियम बनाते हैं, जैसे स्कूल को चलाने के लिए स्कूल के प्राचार्य कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं, जैसे कॉलेज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, किसी संस्थान को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी नियमों की और कानूनों की एक किताब है जिसका नाम है भारतीय संविधान। ठीक है, इस भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि भारत देश की प्रकृति कैसी होगी, भारत देश की प्रकृति, भारत देश का नेचर कैसा होगा, भारत एक लोकतंत्र होगा, भारत एक राजतंत्र होगा, यहाँ पे राजा का शासन चलेगा, यहाँ पे कोई राजा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर यहाँ पे लोकतंत्र होगा, हर निर्वाचित होकर हर मेंबर थोड़े थोड़े समय में 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 6 साल के लिए निर्वाचित होकर लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे और अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। हाँ, होगा क्या, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, क्या होगा, ये बताता है संविधान। ठीक है, उसके अलावा क्या बताता है भारत संविधान, और क्या बताता है भारत के राज्य की जो कार्यपालिका होगी, मतलब जो भारत देश को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, कार्यपालिका होती है न्यायपालिका किस प्रकार की होगी, कार्यपालिका किस प्रकार की होगी, भारत की विधायिका कैसी होगी, जो नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे इस संविधान के बनने के बाद में, इस संविधान के बेसिस पे जो अन्य नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे वो किस प्रकार का होगा, वो सारा लिखा हुआ है इस भारतीय संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं। स्टार्टिंग जब भारत का संविधान बनाया गया तो 22 भाग थे, वर्तमान में बोलते हैं 25 भाग हैं। हालांकि भाग 22 ही है, लेकिन उसमें किसी में 4 क जोड़ दिया है, कहीं पे 51 क जोड़ दिया है, इस तरह से उसके 25 भाग हो गए हैं। कुल मिला के अभी वर्तमान देखेंगे तो 25 भाग है। कितने भाग हैं? 25 भाग है। 25 भाग है इस संविधान, इस पूरे जो भारत के संविधान की जो किताब है, इस पूरी किताब में 25 भाग दिए गए हैं। मतलब कुल मिला के किसी भी आप नॉर्मल बुक देखेंगे, उस नॉर्मल बुक में जो लेसन्स रहते हैं, कुल मिला के इस किताब में भी जो भारतीय संविधान है, इस किताब में भी कितने लेसन है? 25 लेसन है। ठीक है, उस 25 लेसन के अंतर्गत क्या है? अनुसूचियां दी हुई है। क्या दे रखी है? अनुसूचियां दे रखी है। अनुसूचियां मतलब आर्टिकल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? आर्टिकल। अनुसूचियां नहीं, अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अनुच्छेद क्या है? तो इन भाग के अंदर जैसे कोई लेसन होता है, उस लेसन के अंदर अपने देखते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके अलग अलग चीजें लिखी हुई रहती हैं। तो इन 25 भागों को किसमें डिवाइडेशन कर रखा है? तो इन 25 भागों को 395 अनुच्छेद में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। 395 आर्टिकल्स में इनमें क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बुक होती है, उसके अंदर क्या आता है कि जो पूरी बुक दे रखी है, उस पूरी बुक का सार जो दे रखा होता है आगे के 4, 5, 7 पेज में दे रखा होता है। बहुत सारी किताबों में ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ भाग है इसमें, कुछ पार्ट हैं इसके, कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ शेड्यूल्स हैं। क्या है? अनुसूचियां। तो उन अनुसूचियों को क्या रख दिया है? इसके सबसे पहले पीछे भी नॉर्मल किताबों में उसका पूरा सार या तो पीछे दे दिया जाता है या तो वो उसके आगे दिया जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें जो पूरा भारतीय संविधान जहां पे खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे 25 भाग और 395 अनुच्छेद खत्म हो जाते हैं। उन अनुच्छेद के खत्म हो जाने के बाद में क्या किया गया है? कुछ अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में तो 8 थी, वर्तमान में कितनी है? अभी 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। पहले स्टार्टिंग जब भारत का संविधान बना था, उस संविधान बनने के समय ये अनुसूचियों की संख्या थी 8, वर्तमान में है 12। ठीक है, जब बना था भारत का संविधान, जब इनकी भागों की संख्या थी 22, अभी वर्तमान में है 25। आर्टिकल 395 थे, इसमें 450 के कुछ आसपास अभी अनुच्छेद हैं। कुछ हटा भी दिए गए हैं और कुछ जोड़े भी गए हैं। ठीक है, अब ये जो भारतीय संविधान की किताब है, इस संविधान की किताब में से कुछ भी निकालना और कुछ भी जोड़ देना। ठीक है, जैसे कोई भाग 1 है, कुछ भाग 1 में कुछ लोग लिखना है,
लिखना है, एक्स्ट्रा में लिखना है, कुछ नियम परिवर्तित हो गए, उन नियमों के हिसाब से कुछ कंडीशंस परिवर्तित हो गई, उन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अपने को नियम परिवर्तित करने हैं, या कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है जो अब हमारे काम का नहीं है, तो उसको हटाना संविधान की किताब में से, या तो हटा देना या नया एड ऑन कर देना, नया जोड़ देना, उसको कहते हैं संविधान में संशोधन कर दिया। मतलब इस किताब में कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो उसको कह दिया जाएगा संशोधन। ठीक है, इस किताब में परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जाएगा। अब इस किताब का नाम है भारतीय संविधान, तो इस संविधान में संशोधन करने को क्या कहा दिया जाएगा, संविधान संशोधन कह दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में 25 लेसन है, 25 भाग, और उन 25 भागों को डिवाइड किया गया है 395 अलग अलग अनुच्छेदों में, इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है। और 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। हालांकि जब भारत का संविधान बना था, भीमराव अंबेडकर जी और बहुत सारे जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं ने मिलकर जब भारत का संविधान बनाया था, तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान के हिसाब से देखें तो 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 से ज्यादा ही अनुच्छेद हैं, कुछ जोड़ दिए गए हैं, कुछ हटा दिए गए हैं, 450 के आसपास कहीं कहीं पर अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा भारतीय संविधान को जब आप समझ लेंगे पूरी तरीके से, तो आपको पेपर पढ़ने में मजा आएगा। किसी राज्य में कोई दल परिवर्तित करके दूसरे दल में जा रहा है, दूसरे दल से अपने दल में आ रहा है, आपने देखा होगा, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। या फिर किसी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किसी राज्य में कुछ चुनाव हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको आराम से समझने आने लग जाएगी। ठीक है, तो इस मैंने बताया कि 25 भाग है, और 25 भाग में से पहले भाग का नाम है, क्या नाम है, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब इस पहले जो भाग का नाम दिया गया है, इस पहले भाग का नाम दिया गया है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब अगर बात करें तो आपको भारत अगर देखें तो ये पूरा भारत है, अगर आप देखेंगे पूरा भारत, हमारा महान भारत। ठीक है, तो ये महान भारत जो है, ठीक है, जो अपनी संस्कृति, कला, साहित्य की वजह से बहुत ज्यादा विश्व में प्रख्यात है। इस पूरे 22 भाग में भारत आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं। तो क्या बोला गया, पहले ही नाम को बोल दिया गया भारत संघ। मतलब इन 28 राज्यों को अपने मिला देंगे तो भारत का निर्माण होगा, नहीं तो भारत कहीं नहीं दिखेगा। मध्य प्रदेश में कहां दिख रहा है भारत, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब अलग अलग राज्यों के नाम। ठीक है, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ये भी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है, तो भारत कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन इन सब 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को अपने एक साथ देखेंगे तो बोलेंगे भारत है। क्या है ये, भारत संघ है। तो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा की गई है। मतलब इस पूरे भारत के बारे में और इनके राज्यों के क्षेत्रों के बारे में क्या की गई है, भाग 1 में चर्चा की गई है। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इस भाग में पहली अनुसूची क्या कहती है, इस भाग की पहला जो अनुसूची है, उस पहला पॉइंट क्या कहता है आपको, पहला पॉइंट क्या कहता है, सेम कहता है भारतीय संघ और उसके राज्यों के नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है। मतलब भारतीय संघ भारत की प्रकृति कैसी होगी ये बताता है, भारत किस प्रकार का देश होगा, भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा, फेडरल ऑफ स्टेट होगा, किस प्रकार का होगा। हिंदी में दोनों को बोलते हैं संघ राज्य होगा, संघ राज्य होगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ परिवर्तित हो जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा कि फेडरल ऑफ स्टेट होगा। जैसे यूनियन ऑफ स्टेट की बात करें तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरल ऑफ स्टेट क्या होता है, तो एक होता है फेडरल ऑफ स्टेट होता है, जैसे आपका अमेरिका है, यूएसए है, क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट। एक होता है परिसंघ, कॉन्फ्रिगेशन, परिसंघ होता है वो, और क्या होता है, उसको और आसानी से तोड़ सकते हैं, वो क्या होता है सर, परिसंघ क्या होता है, तो परिसंघ भी होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, परिसंघ होता है। क्या होता है, परिसंघ होता है, कॉन्फेडरेशन होता है, परिसंघ, परिसंघ होता है, क्या होता है। तो इन तीनों में अंतर क्या है सर, यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट में अंतर क्या है, परिसंघ क्या होता है, इन तीनों में क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा ईंट होती है, जो ईंट को आप एक के ऊपर एक रख के आप दीवार जमा सकते हैं, दीवार बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा करके एक बड़ी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, बिना प्लास्टर किए हुए, बिना छपाई प्लास्टर कुछ भी नहीं किया, उसमें कलर वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो उस ईंटों को वापस से, उस ईंटों से बनी दीवारों को अगर आपको वापस से तोड़ना है तो आराम से तोड़ सकते हैं। क्या किया आपने ने, बहुत सारा ऐसा बॉक्स, इसी एक दीवार बनाना है अपने को, तो इस दीवार को क्या किया आपने ने, बहुत सारी ईंटें लगाई, बहुत सारी ईंटें क्या कर दी आपने ने, लगा दी। तो इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखा गया है, तो इन ईंटों को वापस आसानी से निकाला जा सकता है। एक ही होता है,
ठीक है। फिर ये एक दीवार बनाई अपने ने और इस पे क्या कर दिया आपने ने, प्लास्टर करवा दिया। क्या करवा दिया, छपाई करवा दी, छपाई करवा, ठीक है, प्लास्टर नहीं करवाया, केवल छपाई की। और एक दीवार जो होती है उस पर क्या कर दिया आपने ने, ईंट लगाई, छपाई प्लास्टर करवाया, उसके ऊपर पुताई भी कर दिया आपने ने। क्या कर दिया है, पुताई कर दी, पुताई भी कर दी। 3 तरह की दीवार आपने अगर देखी होगी। तो जो पूरा सबसे पहले जो बताई थी वो इटाड़ियों की दीवार, केवल इटाड़ी, उसमें कोई छपाई प्लास्टर, कोई सीमेंट वगैरह नहीं लगाया गया है। तो उसकी ईंटें जो निकालनी होगी वो आसानी से निकल सकती है। फिर जो खाली छपाई की हुई है उसको थोड़ा निकालना मुश्किल होगा, और जिसपे छपाई भी कर दी, प्लास्टर भी कर दिया, पुट्टी भी लगा दी, बिल्कुल पीओपी वगैरह सब बढ़िया कर दिया, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इन तीनों चीजों में भी यही अंतर है। क्या है, इन तीनों चीजों में भी यही अंतर है। परिसंघ क्या होता है, परिसंघ वहां होता है जहां पर अलग अलग राज्य, जैसे अपने यहाँ पे 28 राज्य हैं, इन अलग अलग राज्यों के द्वारा क्या किया गया, मिलकर एक संघ बनाया गया। क्या किया गया, एक संघ बनाया गया। लेकिन इस संघ में ऐसा कर दिया गया कि कोई भी संघ अगर अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। हालांकि अपने यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, मान लो किसी भी जगह पे हो ऐसी व्यवस्था। तो परिसंघ में क्या होता है, एक कच्ची ईंटों की खाली दीवार बना दी है अपने ने, ईंटों की खाली कच्ची दीवार बना दी, एक के ऊपर एक ऊपर रख दिया, जिस भी ईंट को निकलना है वो जब चाहे तब निकल सकती है, पहली बात, ठीक है। फेडरल ऑफ स्टेट में क्या होता है, फेडरल ऑफ स्टेट, ठीक है, फेडरल ऑफ स्टेट में होता है कि थोड़ा कुछ आपका है, थोड़ी सी बाउंडेशंस होती है, ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती है परिसंघ से, ठीक है। परिसंघ बिल्कुल कच्ची दीवार है, खाली ईंटों की दीवार है। फेडरल ऑफ स्टेट क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट जो है थोड़ी पक्की है, लेकिन उस पर छपाई प्लास्टर नहीं किया हुआ है, छपाई प्लास्टर नहीं किया, खाली छपाई कर दी है, प्लास्टर नहीं किया हुआ, उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा परिसंघ की तुलना में। और यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, तो यूनियन ऑफ स्टेट पक्की दीवार है पूरी, उस पर छपाई प्लास्टर पुट्टी वगैरह सब कर दी है अपने ने, अब उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग नेचर होता है, किसी भी स्टेट के 3 नेचर हो सकते हैं, परिसंघ हो सकता है मतलब कॉन्फेडरेशन हो सकता है, फेडरल ऑफ स्टेट हो सकता है, यूनियन ऑफ स्टेट हो सकता है। तो भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का नेचर कैसा है, तो भारत का नेचर है यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या बोला है, यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत का नेचर है यूनियन ऑफ स्टेट। यह प्रभावित कहां से है, तो जो कनाडा का संविधान है वहां का जो संघ है वहां का भी यूनियन ऑफ स्टेट है, और अपने भारत का भी किस प्रकार की प्रकृति है, यूनियन ऑफ स्टेट की प्रकृति है भारत संघ की, ठीक है। तो मतलब जो ये 28 राज्य आए, आपको पता होगा कि 552 रियासतें थी भारत जब आजाद हुआ था, तो उन रियासतों को एकजुट किया गया और भारत में सम्मिलित किया गया, अलग अलग रियासतों को, मतलब कुल मिला के 565 रियासतें थी, उसमें से 13 रियासत चली गई थी पाकिस्तान, और 552 रियासतें रही थी भारत में। तो उन 552 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया, कैसे मिलाया गया, उस समय अलग अलग राजा रजवाड़ा, उनके सब अलग अलग झंडे, उनका अलग अलग विधान, ठीक है, कैसे उनको मिलाया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, काम को किया, अंजाम दिया था, तो इसलिए उन्हें एकता पुरुष कहा जाता है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है उनके लिए। तो यूनियन ऑफ स्टेट बनाया भारत का, क्या बनाया, यूनियन ऑफ स्टेट बनाया भारत को, क्या बनाया, यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत के संबंध में बोला जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट। इंग्लिश में जरूर पढ़ना, कभी भी आपके क्वेश्चन आता है। तो भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है भारत का, तो भारत का नेचर है यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में दोनों का अर्थ होता है भारत संघ, भारतीय संघ या भारत संघ, क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ, दोनों का मतलब होता है राज्य। हिंदी में दोनों का मतलब संघ है, लेकिन इंग्लिश में दोनों संघ का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, एक हो जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, एक हो जाता है फेडरल ऑफ स्टेट। तो भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट है। मतलब भारत एक विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब भारत जो है वो क्या है, विभाजित राज्यों का, मतलब राज्यों को तोड़ फोड़ सकते हैं, अविभाजित संघ है, संघ को तो ही नहीं तोड़ सकता है। अलग से कोई देश ये नहीं बोल सकता, मध्य प्रदेश ये नहीं बोल सकता है, या उत्तर प्रदेश ये नहीं बोल सकता है कि मैं अलग से देश एक कल से, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में सम्मिलित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत के बाहर कोई नहीं जा सकता है। भारत में सम्मिलित होना आसान है, कोई भी सम्मिलित हो सकता है। अगला वही पॉइंट है, क्या है, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित, वो अगला जो पॉइंट आएगा वही यही आएगा कि भारत अगर किसी अन्य देश को भारत में सम्मिलित होना तो कैसे सम्मिलित होएगा। लेकिन भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो जा रहा हूं, मैं अलग देश, मैं जम्मू कश्मीर, मैं केरल अलग देश, मैं मध्य प्रदेश अलग देश, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, मतलब राज्यों को तोड़ा फोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, ठीक है, ये अलग अलग किया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया, महाराष्ट्र
पूरे बंबई राज्य को तोड़ दिया और क्या कर दिया, गुजरात को अलग कर दिया, महाराष्ट्र को अलग कर दिया। लेकिन ये भारत संघ में ही है, अलग देश नहीं बने हैं। ठीक है, एक ही तिरंगों को पूछते हैं, एक ही राष्ट्र ध्वज को पूछते हैं, राष्ट्र क्या है अपना तिरंगा, उसी को आपको क्या करते हैं। ठीक है, अलग से कोई झंडा नहीं, अलग से कोई संविधान नहीं। लेकिन फेडरल ऑफ स्टेट में क्या होता है, फेडरल ऑफ स्टेट यूएसए का आप देखेंगे तो यूएसए में 50 स्टेट है, उन 50 स्टेटों ने क्या किया है, थोड़ी शक्ति किसको दे दी है, यूनियन को दे दी है, संघ को दे दी है। जैसे राज्य यहाँ पे 50 राज्य, उन 50 राज्यों ने क्या किया, अपनी थोड़ी शक्ति क्या कर दी है, यूएस स्टेट संघ को दे दी। किसको दे दी है, संघ मतलब यूनियन को दे दी है। किसको दे दी है, यूनियन। वो फेडरल ऑफ स्टेट है, उसमें से कोई भी एक अलग राज्य अलग होना चाहे तो वो राज्य अलग हो सकता है। राज्य क्या कर सकता है, टूट के अलग हो सकता है। इन 50 राज्यों के अलग अलग झंडे होते हैं, भारत में किसी भी राज्य का कोई भी झंडा नहीं है। लेकिन अमेरिका में सभी राज्यों के अलग अलग झंडे होते हैं। भारत का केवल एक ही संविधान है, उन अलग अलग 50 राज्यों के अलग अलग संविधान है। ठीक है, भारत की केवल एक ही नागरिकता है, लेकिन यूएसए में क्या होता है, उस राज्य की भी नागरिकता है उसके पास में, और यूएसए संघ की भी नागरिकता है, दोनों की नागरिकता है। ठीक है, तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट, ना ही परिसंघ है, ना ही परिसंघ है, ना ही क्या है फेडरल ऑफ स्टेट, संघीय राज्य भी नहीं है, राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पहला आपको एक बार और बता देता हूं, भारत संघ उसका नाम, भारत संघ उसका नाम, राज्यों का राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की है, भारत के प्रकृति के बारे में बताते हैं तो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट। फेडरल ऑफ स्टेट का उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, परिसंघ भी नहीं होता। इसमें परिसंघ सबसे कच्चा होता है, ये कभी भी टूट के जा सकता है, मतलब ये ईंट की खड़ी एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है, उसको कभी तोड़ा सकता है। ये एक ऐसी दीवार है जिसके ऊपर खाली छबाई की हुई है, पलस्तनी पुट्टी नहीं है। ये एक ऐसी दीवार है जिसके ऊपर क्या किया गया है, एक दीवार बनाई गई है, उस पर बाकायदा छबाई की गई है, पलस्तर लगाया गया है, पुट्टी की गई है, सब। इस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ा नहीं जा सकता है, आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, तोड़ा ही नहीं जा सकता है आसानी से, क्या, ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता। फिर अगला क्या बताया है, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश से संबंध में। किसमें बताया है, भारत जो संघ है, इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक और नए राज्यों को सम्मिलित करना है, नए राज्य को बनाना नहीं है। मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना दिया, ऐसे नहीं। नए राज्य यानी कि नया कोई सा देश अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है। जैसे सिक्किम जब भारत आजाद हुआ तो एक अलग से देश था, जैसे गोवा एक अलग था। ठीक है, गोवा एक अलग से था। लक्षद्वीप 5 मिनट लेट हो जाते तो लक्षद्वीप अपने हाथ से गया था, पाकिस्तान चले जाता वहां पे। तो ऐसा क्या है कि भारत में नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में भारत के अंदर किसी अन्य देश को सम्मिलित होना है, श्रीलंका को सम्मिलित होना है, मतलब ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं कि हो जाए, लेकिन अगर होना है भविष्य में कभी होना है तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या लॉस है, क्या कानून है, क्या नियम है। तो 5 तरीकों से क्या किया जा सकता है, कोई भी राज्य दूसरा राज्य क्षेत्र यानी कोई भी देश भारत में सम्मिलित हो सकता है। उसके 5 तरीके होते हैं। उसमें सबसे पहले तरीका, 5 तरीकों में अभ्यर्पण होता है, उपवृद्धि या क्षेत्र समृद्धि होता है, आवेशन होता है, फिर होता है चिरभोग के द्वारा और युद्ध के द्वारा। इन 5 नियमों का पालन करके, इन 5 कानूनों का पालन करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी राज्य या कोई भी नया देश अपने भारत में क्या हो सकता है, सम्मिलित हो सकता है। तो पहला पॉइंट आ जाता है इसमें अभ्यर्पण के द्वारा। क्या हो जाता है, अभ्यर्पण के द्वारा। अभ्यर्पण के द्वारा मतलब अभ्यर्पण को अगर तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, अभि-अर्पण मतलब अभी दे देता हूं आपको। कौन दे सकता है, तो वही व्यक्ति कुछ भी चीज दे सकता है। जैसे ये मेरा मार्कर है तो ये मार्कर मैं आपको दे सकता हूं, ये मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी संप्रभुता के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी सॉवरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस मार्कर को लेके मेरी जो राय है, मेरी इसके ऊपर सत्ता किसकी है, मेरी है। तो मेरी इच्छा, मेरी आंतरिक और मेरी बाह्य इच्छा के ये मैं आपको देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी संप्रभुताधारी शासक यानी जो भी सॉवरिटी फुलफिल शासक होगा, जो भी सॉवरिटी फुलफिल जो किंग होगा, वहां का प्रधानमंत्री होगा, वहां का राष्ट्रपति होगा या शासक हो सकता है, वहां का राजा हो सकता है। तो कोई भी संप्रभुताधारी शासक अपनी संप्रभुता मतलब इस मार्कर को किसी और को दे दो और इस मार्कर के संबंध में जो भी निर्णय लेना है वो किसी और को निर्णय लेने की मैं इसको शक्ति दे दूं। मतलब कोई भी संप्रभुताधारी शासक अपनी संप्रभुता उस राज्य के संबंध में किसी अन्य देश को दे देता है तो वह देश उसका बन जाएगा। समझ आया? सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। 1974 में भारत में सम्मिलित हुआ, 1974 और 1975, 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
के द्वारा भारत में सिक्किम सम्मिलित हुआ। ठीक है, जो इसका अभ्यर्पण के द्वारा, ठीक है, मैंने बताया था कि इस भारत के संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है, कुछ लिखना है और कुछ हटाना है तो उसको बोलेगा संविधान संशोधन। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम का। अभ्यर्पण के द्वारा कैसे, तो सिक्किम 1974 तक भारत का नहीं था, मतलब भारत से अलग, यहाँ पे राजा योगपाल करके थे, उनकी शासन थी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जैसे 552 रियासतें भारत में सम्मिलित हुई है उस प्रकार से क्या करना चाहिए, मुझे भी भारत में सम्मिलित हो जाना चाहिए। नहीं होता तो चाइना निपटा देता उसको। ठीक है, कभी ना कभी चाइना छीन लेता। चाइना की विस्तारवादी सोच, अपनी ऐसी सोच नहीं है, अपने उदारवादी रहते हैं, अपने भी अच्छे रहो और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, आसपास वाले को भी अच्छे नहीं रहने दो। वासुदेव कुटुंबकम की अपनी नीति अपनाते हैं। तो क्या हुआ है कि भारत के राज्यों का निर्माण, भारत के राज्यों में कौन सम्मिलित कैसे होगा, तो अभ्यर्पण के द्वारा, मतलब सिक्किम के शासक ने अपनी इच्छा से क्या किया, वहां के जितने भी आंतरिक एवं बाह्य डिसीजन लेने की, वो निर्णय लेने की जो उसके पास में संप्रभुता थी, उस संप्रभुता को क्या कर दिया, भारत सरकार के नाम कर दिया, भारत की संसद के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया, भारत की संसद के अधीन कर दिया या भारत के अधीन कर दिया। तो कोई भी संप्रभुताधारी शासक अपनी संप्रभुता किसी देश, अपने भारत संघ के नाम पे कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, भारत का हिस्सा मान लिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है अभ्यर्पण के द्वारा, उपवृद्धि के द्वारा। किसके द्वारा, उपवृद्धि के द्वारा। ठीक है, उपवृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, क्या मान लो कोई भारत का क्षेत्र है, क्या है, अब मैं भारत का नक्शा थोड़ा ऐसे बना देता हूं, ठीक है, लगभग ये भारत है। तो क्या है, कोई भी भारत का क्षेत्र है, इस भारत के क्षेत्र में कोई भी नया क्षेत्र एड ऑन हो जाता है प्राकृतिक कारणों की वजह से। प्राकृतिक कारणों की वजह से क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पूरा है, क्या है, बंगाल की खाड़ी वाला जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और नया वहां पे एक और द्वीप निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एक और द्वीप निकल जाता है और वो भारत की टेरिटरी में पड़ रहा है, तो वो किसका हो जाएगा, भारत की हो जाएगा। किसका हो जाएगा, भारत का। मतलब क्षेत्र संविष्टि हो जाती है, भारत के क्षेत्र में संविष्टि हो जाती है। प्राकृतिक कारणों से कोई क्षेत्र टूटकर भारत की सीमा में सम्मिलित हो जाता है तो वो किसका मान लिया जाएगा, भारत का मान लिया जाएगा। ऐसा भी हुआ भी है। जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पड़ती है, वहां पे पड़ती है मोहरी नदी, मोहरी नदी पड़ती है। तो मोहरी नदी के कटाव के कारण 45 एकड़ का क्षेत्र भारत के अंदर आ गया। मतलब मान लो कि मोहरी नदी यहां से बह रही थी, यहां से बह रही थी, मतलब यहां से बह रही थी, तो भारत मोहरी नदी यहां से बिल्कुल पास से बह रही थी, तो मोहरी नदी यहां से बहने लग गई, ऐसा समझ लो। तो ये मोहरी नदी का वेस्ट वाला साइड किसका था, भारत का था। ठीक है, तो मोहरी नदी यहां से बहने लग गई, तो ये वाला साइड किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। ठीक है, तो मोहरी नदी के कटाव से क्या होने लग गया कि कुछ क्षेत्र किसके सम्मिलित में किसकी सीमा में सम्मिलित हो गया, भारत की सीमा में सम्मिलित हो गया। दूसरा पॉइंट है उपवृद्धि या आपके क्षेत्र संविष्टि के द्वारा, आवेषण के द्वारा। आवेषण क्या कहता है, कोई भी ऐसा भूभाग, क्या बोलता है, कोई भी ऐसा भूभाग जो किसी अन्य देश का नहीं है। किसका नहीं है, अन्य देश का नहीं है। ठीक है, मान लो हिंद महासागर में एक नए द्वीप का हो जाता है उठ जाता है, एक नया द्वीप आ जाता है, ज्वालामुखी निकलती है और नया द्वीप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या एक कोई भूमि का क्षेत्र क्या है, ऊपर उड़कर आ जाता है हिंद महासागर में। ठीक है, अब हिंद महासागर में इंडियन नेवी जो है गश्त करने गई, देखा किसी का भी नहीं है, कोई भी आ भी नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो भारत ने वहां पे क्या कर लिया, दखल दे लिया, वहां से कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, वहां पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो किसी देश का नहीं है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी देश का नहीं है, वहां पर भारत कब्जा या दखल के माध्यम से क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है, दखल दे सकता है। क्या कर सकता है, दखल दे सकता है। और दखल के माध्यम से, कब्जे के माध्यम से क्या कर सकता है, भारत उस क्षेत्र को अपना बना सकता है। ठीक है, चीरभोग के द्वारा। चीरभोग के द्वारा क्या, चीरभोग का मतलब क्या होता है, तो चीरभोग मतलब लंबे समय से अपने खाना खा रहे हैं, लंबे समय से उसको शासन कर रहे हैं अपने, क्या कर रहे हैं, लंबे समय से अपने शासन कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र पर। चीरभोग के द्वारा मतलब भारत किसी क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र है जो क्या किया है, भारत ने अपने अधीन करा है और उस पर लंबे समय से शासन कर रहा है भारत। जैसे 1962 में, आप 1961 में से पहले जो गोवा था, जहां पे आप घूमने जाते हो, गर्मी छुट्टियां मनाने जाते हो, उस गोवा का जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था। भारत पे सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जो गए वो भी पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पे आया था और 1961 में क्या यहाँ से पुर्तगालियों को भगाया गया। सबसे लास्ट में भी उनको भगाया गया, सबसे पहले आए भी वो थे, लेकिन सबसे ज्यादा शासन ब्रिटिशर्स ने किया है, हालांकि बाकी थे सारे यूरोपीय
ठीक है। तो क्या कर रहा है, भारत जिस क्षेत्र पर लंबे समय से शासन कर रहा है वो क्षेत्र भारत का मान लिया जाएगा। जैसे गोवा 1961 तक किसका था, पुर्तगालियों का था। वहां से क्या किया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, उसके माध्यम से क्या किया गया, वहां से पुर्तगालियों को भगाया गया। फिर भारत की सरकार वहां पे स्थापित हुई। भारत सरकार वहां से 1961 से अभी तक यहाँ पे शासन कर रही है, तो वो किसका क्षेत्र मान लिया जाएगा, भारत का मान लिया जाएगा। गोवा, दमन दीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये सारे किसके अधीन थे, पुर्तगालियों के अधीन थे 1961 तक। उसके बाद में भारत ने क्या किया, उसको अधीन कर लिया। ठीक है, चल लास्ट पॉइंट है आपका युद्ध के द्वारा। किसके द्वारा, युद्ध के द्वारा। ठीक है, हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन लास्ट बार इसका एग्जांपल, ये अंतरराष्ट्रीय कानून है सर। ठीक है, ये 5 ही जो कानून बताए हैं ये अंतरराष्ट्रीय कानून है। ठीक है, तो युद्ध के द्वारा लास्ट में आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं 2014 में, जैसे रशिया ने क्रीमिया पर वॉर किया और उसको अधीन कर लिया आपने। ठीक है, तो वो अलग इंटरनेशनल मैटर हो जाता है। लेकिन युद्ध द्वारा हालांकि अब ऐसा कोई भी देश नहीं करता है कि किसी के ऊपर आक्रमण कर दे और उस क्षेत्र को अपने अंदर अधीन कर ले। ये पहले 19वीं आपकी 18वीं शताब्दी के समय पे ये बात हुआ करती थी। अब ये ऐसी कोई बात नहीं होती है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है, उसको अपने अधीन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, आजकल नया मेथड चला है, कर्जा दो अपने अधीन करो, कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसका कुछ क्षेत्र हड़प कर लो, चाइना करता है। चलिए अब क्या आ गया, भारत संघ में नए राज्यों को लेने के प्रवेश के संबंध में 5 बातें बताइए। 5 तरीके से कोई भी राज्य क्षेत्र भारत के अधीन क्या कर सकता है, आ सकता है। ठीक है, राज्यों के निर्माण और उनके नाम और सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में, मतलब भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, उन राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है, तो किस प्रकार से किया जाएगा ये बताता है आपका अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में जो प्रक्रिया दे रखी है, जो प्रोसेस दे रखी है, उस प्रोसेस को अपनाकर क्या कर सकते हैं आप, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकते हैं, 2 राज्यों को जोड़कर 1 राज्य बना सकते हैं, 1 राज्य को तोड़कर 3 राज्य बना सकते हैं, 4 राज्य बना सकते हैं, कुछ भी राज्य बना सकते हैं, कितने भी राज्य बना सकते हैं, कितने भी राज्यों को जोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2000, ठीक है, 2000 में हुआ, 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ और एक नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे 9 नवंबर को किसको तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश को तोड़ के 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को तोड़ा और क्या बनाया, उत्तर प्रदेश के साथ में एक और जो उत्तराखंड जो बना, उत्तराखंड बना। बिहार को तोड़ा 15 नवंबर 2000 और बिहार को तोड़ के किसको बनाया गया, आपके झारखंड को बनाया गया। तो मतलब एक राज्यों को जब तोड़ा जाएगा और एक नए राज्य बनाएंगे, आंध्र प्रदेश को तोड़ा 2 जून 2014 को नया राज्य बनाया तेलंगाना, तो कैसे बनाया, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, कैसे परिवर्तन किया जाएगा, उसके बारे में देखिए। तो आर्टिकल 3 बोलता है, आर्टिकल 3 में जो प्रोसेस दे रखी है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे होगा नए राज्यों का निर्माण, तो नए राज्यों के निर्माण में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति से क्या ली जाएगी, भारतीय प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रेसिडेंट है उन प्रेसिडेंट से क्या ली जाएगी, आपकी पूर्वानुमति ली जाएगी। क्या ली जाएगी, पूर्वानुमति। सबसे पहले उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति जी इस राज्य को तोड़, जैसे अभी महाराष्ट्र को तोड़ के एक नए राज्य विदर्भ की मांग चल रही है, तो विदर्भ को कैसे बनाया जाएगा, नया राज्य कैसे बनाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट से अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति जी से क्या ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति जी से अनुमति ले ली, अब क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रपति जी से अनुमति लेने के बाद में संबंधित राज्यों को, संबंधित राज्य जो भी राज्य को तोड़ना है, जिसे अपने अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो संबंधित राज्य का क्या किया जाएगा, संबंधित राज्य का मत जानने के लिए भेजा जाएगा। उसका क्या मत है, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, वो क्या बताएगा। ठीक है, तो उसका जो भी मत हो, वो बोले तोड़ना है तो भी ठीक, नहीं तोड़ना है तो भी ठीक, जो भी उसका मत होगा उस मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है या भारत की संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे महाराष्ट्र को तोड़ना है, विदर्भ राज्य की निर्माण करना है, छोड़ो महाराष्ट्र को नहीं तोड़ते हैं, दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ना था, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया, तो क्या किया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से अनुमति ली गई होगी, फिर क्या किया गया, मध्य प्रदेश का मत जानने के लिए, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, विधानमंडल है जो मध्य प्रदेश का, उस विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा गया होगा। मत जान लिया, जो भी मत दिया इसने, जो भी मत दिया उसको प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो मान सकते हैं चाहे तो नहीं मान सकते हैं। मध्य प्रदेश ने मान लो उस समय ना कर दिया होगा कि नहीं, मध्य प्रदेश को एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी बना, और मध्य प्रदेश ने हाँ कर दिया है तो मान ही लिया उसको।
ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो भी रुख था उस समय, उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं। आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा इसके बाद में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा एवं राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं संसद में। जो राज्य संघ के लिए जो भी कानून बनाना होता है वो कानून बनाने का काम संसद के द्वारा किया जाता है। तो संसद के द्वारा आप कानून बनाना है, संसद के द्वारा आप कानून बनाना है तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से अनुमति लेनी पड़ेगी। किस प्रकार की अनुमति, तो साधारण बहुमत से उपस्थित जो भी मेंबर उपस्थित होंगे, मतलब टोटल मेंबर है इसमें 545, वर्तमान में लोकसभा में 545 मेंबर हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। इन 245 में से जो भी उपस्थित होंगे, मान लो 300 इधर उपस्थित थे और यहां पर कितने उपस्थित थे, मान लो 150 यहां पे उपस्थित थे, तो इनके आधे व्यक्ति अगर बोल देंगे, कितने व्यक्ति बोल देंगे, 300 में से अगर 151 व्यक्तियों ने इधर बोल दिया, 151 जो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बोल दिया इधर लोकसभा वाले ने, और यहां पे 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा वालों ने बोल दिया कि हाँ एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ा और छत्तीसगढ़ बनाया, ठीक है, तो नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए, तो नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, काई के लिए जाएगा, पूर्वानुमति ले लिए राष्ट्रपति जी से, अब राष्ट्रपति इस पे साइन करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, यहां से लोकसभा राज्यसभा से संसद के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास में राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे अपने और घोषणा कर देंगे, क्या कर देंगे कि मध्य प्रदेश को तोड़कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाएगा, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बनाएगा, आंध्र प्रदेश को तोड़कर क्या बनाएगा, आपका तेलंगाना बनाएगा। एक बार और बता देता हूं, राष्ट्रपति जी से पूर्वानुमति ली जाएगी, किसी भी राज्य को नए राज्य का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, ठीक है, एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाना, 2 राज्यों को छोड़कर 1 राज्य बनाना, अगर ऐसा करना है तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति जी से पूर्वानुमति ली जाएगी, संबंधित जो भी राज्य होगा उस राज्य से उसका मत जानने के लिए भेजा जाएगा, राज्य से मत जान लिया, उसके बाद जो भी राज्य अपना मत देगा उस मत को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा एवं राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास करवाया जाएगा, साधारण बहुमत से पास करने के बाद राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, जैसे ही राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे उस एक नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उस नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो भाग 1 में कितने भाग 1 में कितने आर्टिकल, 4 आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत के नए राज्यों में प्रवेश करने के संबंध में जो भी नियम कानूनों में परिवर्तन करना होगा वो आर्टिकल 4 के तहत किया जाएगा। मतलब इस अनुच्छेद 2 में कुछ परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 3 में कुछ परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन के जो नियम दे रखे हैं, वो परिवर्तन के नियम दे रखे हैं आर्टिकल 4 में दे रखे हैं। मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन करने होंगे वो सारे संशोधन किसके माध्यम से होंगे, वो सारे संशोधन होंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 के माध्यम से होंगे, जो भी संशोधन करने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। भाग 1 का नाम है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 का नाम है भारत 1 की पहली अनुसूची है, अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है भारत संघ और उसका नाम। ठीक है, तो भारत संघ, मैंने यूनियन ऑफ स्टेट बता दिया था आपको। ठीक है, यूनियन स्टेट क्या होता है, फेडरल ऑफ स्टेट क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, मतलब कॉन्फेडरेशन क्या होता है, परिसंघ क्या होता है। भारत के नाम के बारे में भी चर्चा की गई है। तो भारत का नाम भारत है, ये बताया गया है। ठीक है, भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों है। ठीक है, इसमें ही बोल दिया गया इंडिया दैट इज अ भारत या भारत दैट इज अ इंडिया। ठीक है, इसको लेके एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हो गई थी कि भारत का नाम क्या है, भारत है कि इंडिया, बताइए। ठीक है, तो अपने आप बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का नाम भारत भी है और इंडिया भी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो भारत के नाम के बारे में क्या बोल दिया गया है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज अ भारत, दोनों एक ही चीज है। आपको यहां बता दूं एक्स्ट्रा काम के लिए कि जो भारत का नाम, जो भारत रखा गया है, जो आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में एक वंश आता है भरत वंश, जो माना जाता है कि भारत का सबसे
पहला वंश है, तो उस पहले वंश, भारत के सबसे पहले वंश, भारत वंश के नाम पे इस भारत का नाम पड़ा है भारत, मतलब अपने भारत का नाम पड़ा है, आपके मेरे सबके प्यारे भारत का नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा है? भारत नाम पड़ा है। और उसी का नाम इंडिया भी पड़ गया है। तो संसद में इसमें बहुत बहस हुई थी, कुछ बोल रहे थे इंडिया चाहते हैं, कुछ भारत चाहते हैं, तो दोनों नाम रखती है, संसद ने स्पष्ट कर दिया। इसमें ज्यादा कुछ आपको उसने संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। भारत संघ और उसका नाम, उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 बोलता है, अनुच्छेद 2 बोलता है भारत संघ और नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में बोलता है, कितने तरीकों से ले सकते हैं, अभ्यर्पण के, आवेषण के, फिर अपवृद्धि के द्वारा, चिरभोग के द्वारा, युद्ध के द्वारा, ठीक है, भारत संघ में नए राज्य। फिर तीसरा भाग बोलता है राज्यों के निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन के बारे में, उनके नाम में परिवर्तन के बारे में, ये सारा क्या करता है? प्रावधान करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, आपने पहली बार पढ़ा है, तो 2 से 3 बार आपको देख ले, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपका प्यार दर्शाए, बुरा लगा हो तो गुस्सा दर्शाए, कुछ भी दर्शा सकते हैं आप, ठीक है, शो कर सकते हैं। लेकिन ये भाग 1 पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो भारतीय संविधान का भाग 2 देखेंगे, उसमें जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, सिटीजनशिप से जो संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।